DU BEd 2024 को लेकर जो भी छोटे बड़े डाउट्स हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, एग्जाम का फॉर्म कब आएगा, एग्जाम का डेट क्या है, उन सभी डाउट्स को मैं इसमें क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़ने से पहले बस आप ये जान लो कि डेली बाइट्स मोर देन 6+ ईयर से DU BEd की प्रिपरेशन करा रहा है। अच्छे खासे कैंडिडेट्स को हमने DU BEd में सिलेक्शन दिलाया। नॉट जस्ट DU BEd, जितने भी इंडिया के मेजॉरिटी ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड डेली बाइट्स हैज आउट परफॉर्म्ड। और अगर हम 50 बच्चों के बैच में तैयारी कराते हैं तो उसमें से समझ लो कि 30 से 40% स्टूडेंट्स अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में सेलेक्ट होते हैं एंड मेजॉरिटी ऑफ देम को कहीं ना तो कहीं अच्छे अच्छे जगह पर सिलेक्शन मिल ही जाता है। और कोई भी इंफॉर्मेशन डेली बाइट्स पर BEd एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग दिया जाता है तो ये समझ लीजिए कि वो इन्फॉर्मेशन तभी आपको डेली बाइट्स पर दिखेगा जब वो ऑफिशियल होगा, ऑथेंटिक होगा और 2 से 4 बार वेरीफाई हो चुका होगा, तभी आपको हमारे यूट्यूब पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो DU BEd को लेकर कोई भी डाउट है या फिर कोई सा भी और जो BEd एंट्रेंस एग्जाम है जो डेली बाइट्स पर कवर किया जाता है, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ और जो सा भी यूनिवर्सिटी का आप एग्जाम देख रहे हो उस यूनिवर्सिटी का एक प्लेलिस्ट होगा। लेट से यहाँ पर हम DU की बात कर रहे हैं तो CUET DU BEd 2024 करके एक प्लेलिस्ट होगा जहां पर DU BEd के सभी डाउट क्वेरीज आपके आंसर होते हुए देखने के लिए मिलेंगे। और कोई डेली बैच से प्रिपरेशन का भी ज्वाइन करना चाहता है तो ये वाला वीडियो लेक्चर आप देख लेना, प्रिपरेशन कैसे क्या होता है, सारे डाउट्स उसमें क्लियर किए गए हैं। एक बहुत बुनियादी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डाउट होता है कि सर ये 200 मार्क्स का क्या है जो यूनिवर्सिटी में बोला जाता है कि किस सब्जेक्ट से हम BEd कर सकते हैं। सबसे पहले तो तुम्हारे आगे देखो स्क्रीन पर जब तुम देखोगे तो तुमको यहाँ दो लिस्ट दिखेगा, पेडागोजी 1, पेडागोजी 2। सबसे पहले पेडागोजी क्या होता है? पेडागोजी वो होता है जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का तुम टीचर बनने को सोच रहे हो, जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से तुम एलिजिबल हो, जो तुम्हारा टीचिंग सब्जेक्ट होगा, बेसिकली वो तुम्हारा पेडागोजी सब्जेक्ट है। और एक कैंडिडेट का पेडागोजी 1 और पेडागोजी 2 दोनों ही होता है। कॉमन सेंस वाली बात है कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स ये सब क्या है? ये सब साइंस का हिस्सा है। तो पेडागोजी 1 क्या है? पेरेंट पेडागोजी क्या है? साइंस। पेडागोजी 2 क्या है? किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का तुम्हारे पास एक्सपर्टीज होगा। तो जैसे मान लो स्कूल में होता क्या था, जैसे मान लो नॉर्मल TGT लेवल पर मान लो कक्षा 6 से 8 का कोई टीचर होता था, तो वो साइंस का टीचर होता था लेकिन उसका एक अपना इंडिविजुअल लेवल पर एक्सपर्टीज भी होता था कि वो बायो का है, केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है। उसी तरह लैंग्वेज में इंग्लिश का टीचर भी लैंग्वेज का है, हिंदी का भी लैंग्वेज का ही कहलाएगा, संस्कृत का भी लैंग्वेज का कहलाएगा। तो लैंग्वेज पेरेंट मतलब पेडागोजी हो गई, पेडागोजी 1। उसी तरह सोशल साइंस में हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, अलग अलग सारे सब्जेक्ट्स है, सबका एक पेडागोजी 1 है, पेडागोजी 2 है। लेकिन आपका कंसर्न क्या होना चाहिए, ये जो रेड बॉक्स में सारे सब्जेक्ट दिख रहे हैं ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी से केवल केवल इन्हीं सब्जेक्ट्स में से आप BEd कर सकते हो, किसी भी और सब्जेक्ट में तुम BEd नहीं कर सकते हो। ध्यान देना, ये तुम्हारे ऊपर नहीं है कि तुम कौन सा सब्जेक्ट चूज करोगे BEd करने के लिए, नहीं। ये यूनिवर्सिटी बताएगी कि तुम किस में एलिजिबल हो और तुम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से चेक करोगे। तो अब देखो ये रेड बॉक्स जो बना हुआ है ना, केवल इन्हीं सब्जेक्ट्स में से तुम BEd कर सकते हो। तो सबसे बेसिक चीज जो तुमको चेक करना है कि जरूरी है कि इसमें से कोई एटलीस्ट एक सब्जेक्ट, कोई ना तो कोई मिनिमम एक सब्जेक्ट तुमने अपने ग्रेजुएशन में, या फिर जैसा कि आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया है कि किसी ग्रेजुएशन में नंबर कम है और उसने समय रहते पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, तो ऐसे कैंडिडेट्स अपने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री पर भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो मेरा कहने का सेंस ये है कि जो भी आपका क्वालिफाइंग डिग्री है उसमें जरूरी है कि इस जो रेड बॉक्स में सब्जेक्ट है इसमें से कोई एक सब्जेक्ट जरूर से आपने पढ़ रखा हो। अब देखो एक सब्जेक्ट पढ़ रखे हो तो इसका क्या डेफिनेशन है? 50 नंबर का पढ़ रखे हो तो तुम एलिजिबल हो जाओगे, या 100 नंबर का पढ़ रखे हो तो एलिजिबल कर दिया जाए? तो उसका भी तो कुछ डेफिनेशन होना चाहिए ना भैया कि कितने नंबर का पढ़ रखे हो, न्यूनतम कोई मार्क्स होना चाहिए ना कि भैया इतना न्यूनतम नंबर का पढ़े हो तभी माना जाएगा कि तुम उसको पढ़े हो। ऐसा थोड़ी ना कि मान लो तुम ग्रेजुएशन कर रहे हो, अब तुम्हारा सेमेस्टर बेस्ड ग्रेजुएशन है या किसी का ईयरली ग्रेजुएशन है, अब तुमने हर सेमेस्टर में अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो पूरे ग्रेजुएशन में एक ही बार पढ़े हो, तो तुम उसमें भी एलिजिबल हो जाओगे क्या? नहीं। तो इस बात को एड्रेस करने के लिए यूनिवर्सिटी क्या कहती है कि तुम जिस भी सब्जेक्ट से फॉर्म फिल करोगे जरूरी है कि मिनिमम 200 मार्क्स का तुमने पढ़ रखा हो। अब 200 मार्क्स का क्या, किसी एक सेमेस्टर में या किसी एक ईयर में? नहीं नहीं, जो आपकी ओवरऑल पूरी क्वालिफाइंग डिग्री है ना, पूरा क्वालिफाइंग डिग्री में सभी सेमेस्टर सभी ईयर्स का, अगर आपका ईयरली कोर्स रहा है तो ईयरली वाला ले लो, सेमेस्टर वाला कोर्स रहा है तो सेमेस्टर वाला ले लो, सभी सेमेस्टर या सभी ईयर्स का मिला के मिनिमम बोला गया न्यूनतम 200 नंबर का पढ़ा हो और इस 200 में 50% स्कोर भी कर रखा हो। अब 50% जो है 200 का क्या हो गया? 100 मार्क्स हो गया, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि तुम कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़े हो, मान लो 500 नंबर का पढ़े हो तो तुम्हारे लिए 50% मार्क्स क्या होगा? तुम्हारा 250 होना चाहिए। मान लो तुम किसी सब्जेक्ट को 300 नंबर का पढ़े हो तो 300 नंबर का 50% क्या हो गया? 150 हो जाएगा। मान लो तुम 300 का नंबर का पढ़े हो, इसका 50% क्या हो गया? 150। तो मतलब कहने का सेंस है कि इस रेड वाले बॉक्स में जितनी भी सब्जेक्ट दे रखे हैं, तुम इसमें से किसी एक सब्जेक्ट को चूज करोगे, अपना क्वालिफाइंग डिग्री देखोगे और उस डिग्री में देखोगे कि जो सब्जेक्ट मैंने चूज किया है मिनिमम 200 मार्क्स का मैंने पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है। और अगर 200 मार्क्स का पढ़ रखा है तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तुम एलिजिबल हो, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड
कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी आपने 50% से ऊपर स्कोर कर रखा हो। तो ये जरूरी है कि मान लो 200 नंबर का पढ़े हो तो मिनिमम 200 का तो पढ़ा होना चाहिए, तो 200 का 50% हो गया 100। तुम 300 का पढ़ रखे हो तो उसका 50% हो गया 150। 500 का पढ़ रखे हो तो उसका 50% हो गया 250। तो कोई एक सब्जेक्ट तुमने पढ़ रखा हो। अच्छा देखो, कुछ तुमको गधे मिलेंगे इंटरनेट पर, इन्फॉर्म करेंगे या कमेंट कमेंट करेंगे बेवकूफों वाला, अरे अरे हम तो फॉर्म फिल किए थे, हमको तो किसी ने नहीं बोला, जिस सब्जेक्ट से मन करे उससे फिल कर दो। देखो, लूजर्स चूजर नहीं होते हैं। फेलियर लोगों को एडवाइस देना मतलब कोई कहता नहीं है, मतलब कि एक तरह से मना ही रहता है, ऐसे समझ लो। तो जो लोग तुमको यूट्यूब यूट्यूब इधर उधर बता रहे हैं, कोई सा भी पढ़ लो जो सब्जेक्ट तुमको अच्छा लगे, कोई कमेंट कर रहा है, अभी देखो यार डीयू में सीट ही बहुत कम है। तो अब मान लो अगर 20,000 लोग फॉर्म भरते हैं, 20 के लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो इसमें से कितना लोग सेलेक्ट होते हैं? गिनती के 350 लोग सेलेक्ट होंगे ठीक से। उसमें से भी होता क्या है कि अगर मेल्स का तुलना कर दे तो गिनती के 100 लड़के भी नहीं सेलेक्ट होते हैं डीयू में हर साल। और मतलब ओवरऑल मिला के डीयू में एकदम एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स अवेलेबल हो, एलिजिबल हो, तो वो गिनती के 200 सीटें होंगे। अब 20,000 में 200 सीट ही है जिसमें एलिजिबल हो गए, तो कितने लिमिटेड लोग हैं जो काउंसलिंग के लिए जाते हैं? बाकी के तो सारे के सारे फेल हो गए। तो अबे फॉर्म गलत फिल कर दोगे और फेल हो गए तो तुमको पता तो चलेगा नहीं कि तुमने गलत फॉर्म फिल किया, तो तुम सीधे एग्जाम में ही फेल हो गए। अरे पहले तो अगर तुम मान लो गलत फिल किए उसके बाद ही तुमको क्वालिफाई करके उस टॉप 200 में आना होगा, तब तो तुम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे जाओगे और तब तुमको पता चलेगा कि अच्छा इसमें से वो सब्जेक्ट जो मुझे चूज नहीं करना था, मैंने नहीं चूज किया, तो मेरे साथ क्या हो गया। तो कॉलेज के गेट पे से बच्चे भगाए जाते हैं, लेकिन ऐसा क्या है, वो 20,000 में कोई दो ठो होगा जिसने गलत सब्जेक्ट चूज करके फिल कर दिया। तो ये बात आप समझिए, ये तुमको ये नहीं है कि फॉर्म फिल करते समय तो हमको फॉर्म फिल करने दे रहे हैं यार। तो फॉर्म तो तुम जो है किसी चीज का फिल कर सकते हो, जाके यूपीएससी, पीएचडी और जो है इसरो के साइंटिस्ट का फॉर्म निकला वो भी जाके फिल कर दो। एग्जाम देने से थोड़ी ना तुमको कोई रोक रहा है, एग्जाम तो तुम दे ही सकते हो, फॉर्म में सब ओके 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 कर दो, एग्जाम देने तुमको बुला दिया जाएगा। जब तुम एग्जाम पास कर लोगे तब तो तुमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे भगाया जाएगा। तो कहीं तुम इंटरनेट और गूगल पे सर्च कर रहे हो, कोई तुमको ज्ञान दे रहा है, तो समझ लो ऐसा है कि वो आदमी खुद क्वालिफाई नहीं किया था। आप डेली बाइट्स पर अगर लंबे समय से फॉलो कर रहे होगे, तो चाहे मैं हूँ, चाहे डेली बाइट्स के टीम में कोई भी और फैकल्टी पढ़ा रहा हो, सबके सब अच्छे अच्छे जगह से बीएड करके आए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, आरआई से फैकल्टीज हमारे पास हैं। तो भाई जब क्वालिफाई करके आगे जाओगे तब तो पता चलेगा आगे क्या हो रहा है। तो बेसिकली अगर तुम गलत फिल करोगे कॉलेज की गेट पे, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे जाओगे तो वहां से भगाया जाएगा बच्चे को। तो कहीं अगर इंटरनेट पे आप देख रहे हो कुछ लोगों को खुद इन्फॉर्मेशन नहीं, वो बोल रहे हैं कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं ऐसा नहीं है भाई। कोई भी नहीं चूज करोगे, और जो चूज करोगे नहीं एलिजिबल हो तो कॉलेज के गेट से आप भगाए जाओगे। और सिर्फ डीयू में नहीं, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो आप में से जामिया का पेपर दे रहा है उस पर भी ये बात लागू होता है, कोई बीएचयू का दे रहा है तो उस पर भी बात लागू होता है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम बीएड करने के लिए नहीं एलिजिबल हो, मैं कह रहा हूँ कि तुम डीयू से, बीएचयू से, जामिया से, यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तुम किसी और यूनिवर्सिटी से भर सकते हो, तुम यूपी बीएड से भर लो, बिहार से भर लो, हरियाणा में कुरुक्षेत्रा वगैरह ऐसा पैसा वैसा लेके सब बीएड कराते हैं, वहां से भर लो, तुम कहीं और से भर लो। तुम अच्छी यूनिवर्सिटी में, आईपी यूनिवर्सिटी से भी भर सकते हो, वहां पर सिंपल ग्रेजुएशन क्राइटेरिया वगैरह वो रहता है। तो फॉर्म दूसरी यूनिवर्सिटी का फिल कर सकते हो, लेकिन एज फार एज डीयू, बीएचयू, जामिया ये सब कंसर्न है, यहाँ से आप नहीं कर सकते हो। तो देखो ओवरऑल जो पहले सीट हुआ करता था 387 सीट था, इस पे भी इंटरनेट पर थोड़ा सा गलत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अब टोटल सीट 438 है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में टोटल 125 सीट है, लेडी इरविन कॉलेज में 125 सीट है, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज में 125 सीट है, और एसपीएम में 63 सीट है। अब देखो यहाँ तुमको दिख रहा होगा 438 सीट है, तो अभी मैं पीछे क्यों बोल रहा था कि ऑलमोस्ट टोटल जो है 200 से 250 सीट ही होगा जिसमें सभी लोग एलिजिबल है। क्यों मैं ये ऐसे बोल रहा था कि 200 से 250 सीट ही केवल है? देखो यार सिंपल सी बात है, देखो लेडी इरविन कॉलेज ना, पहले तो ये टोटल गर्ल्स कॉलेज है, तो इसमें केवल और केवल फीमेल ही एडमिशन ले सकती है। और तो तुम देखोगे कि बाकी के सब्जेक्ट में डैश 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 लगा हुआ है, केवल और केवल होम साइंस में। ठीक है, ध्यान दो, पहले तो मेल फीमेल में केवल फीमेल अप्लाई कर सकती है। फीमेल में भी कौन सी फीमेल? जिसने ग्रेजुएशन में बीएससी होम साइंस से किया हो, केवल वही लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसको फिल करने वाले लोग ही बहुत कम है। अगर नॉर्मल कट ऑफ मान लो 280 नंबर जा रहा है, तो पता है होम साइंस वाले में कितना जाएगा? 120 नंबर जाता है, ऐसे समझ लो। ठीक है, 125 नंबर जाएगा। इस तरह का आपको सिचुएशन देखने के लिए मिल रहा है। तो मैं बस आपसे क्या कह रहा हूं कि लेडी इरविन कॉलेज को तुम हटा दो ना भाई, 438 में से -125 कर दो, इसमें 90% लोग एलिजिबल ही नहीं है, तो इसको तुम क्यों जोड़ के अपने दिमाग में बेवजह बैठा रहा? 438 सीट है तुम्हारा भी हो, क्या पता हो या नहीं, -125 कर लीजिए भाई, सिंपल सी बात है। फिर एसपीएम में 63, ये केवल और केवल फीमेल्स गए, चलो एटलीस्ट केवल यहाँ फीमेल्स
फिल कर सकती है। बाकी का एक दो कॉलेज और है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, इसमें 125 सीट है, मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं। महर्षि वाल्मीकि कॉलेज, इसमें 125 सीट है, मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं। कोई एकदम पेडागोजी सब्जेक्ट के हिसाब से सीट डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भैया लेडी इरविन कॉलेज में 125 सीट है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में साइंस में कितनी सीट है, हर कैटेगरी के हिसाब से कितनी है, एमवीसीयू में सीट कितनी है, हर कैटेगरी के हिसाब से कितनी सीट है, एसपीएम में कितना है, हर कैटेगरी के हिसाब से कितना सीट है, टोटल मिला के 438 सीट है। कोई मान लो बहुत खोजी टाइप का विद्यार्थी हो, एकदम कैटेगरी वैटेगरी के साथ सीट डिस्ट्रीब्यूशन समझना चाहता है तो ये आप अपने स्क्रीन पर टोटल देख सकते हो। फिर एक क्वेश्चन उठता है कि सर हमको डीयू से प्राइवेट या डिस्टेंस में बीएड करना है। देखो यार, सबसे पहली बात तो यहाँ पर मैं तुमको ये नहीं बताऊंगा कि डिस्टेंस से बीएड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। बस इतना समझ लो कि नॉर्मल जो बीएड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है ना, वो डिस्टेंस वाला बीएड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होता है। डिस्टेंस से फेस टू फेस मोड में आपके पास ट्रेनिंग होना चाहिए, तभी आप डिस्टेंस से बीएड भर सकते हो। तो पहले तो मतलब डिस्टेंस से हर आदमी बीएड करने के लिए एलिजिबल ही नहीं होता, पहला चीज तो ये समझ लो। ठीक है, अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन पीजी यूजी ये सब कर रखा है तो उस बेसिस पर तो तुम डिस्टेंस का कहीं से फॉर्म नहीं फिल कर सकते हो। और एज फार एज दिल्ली यूनिवर्सिटी कंसर्न है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से वो सो कॉल जो यूपी हरियाणा में प्राइवेट से बीएड होता है जिसमें अटेंडेंस लग जाता है, क्लास नहीं जाना पड़ता है, तो डीयू में ऐसा नहीं है। डीयू में रेगुलर बीएड होता है, मतलब फुल कोर्स है। और हाँ, क्या इसके साथ किसी और सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो? मतलब जैसे मान लो बहुत लोग सोचते हैं अच्छा चलो डीयू में बीएड का ज्वाइन कर लेते हैं, कहीं से सरकारी नौकरी का तैयारी करेंगे। नहीं भाई, ये सब डीयू में नहीं कर सकते हो। एकदम तुम किसी डीयू के बच्चे से पूछ लेना, 9 AM से 5 PM कॉलेज होगा ही होगा। और अगर अटेंडेंस 80% से गलत कम रहेगी, ठीक है, और आपके पास पर्याप्त कारण नहीं है कि तुम्हारा 80% से अटेंडेंस कम क्यों है, लेट से 75% है, 70% है, तुम मेडिकल ओडिकल, तुम्हारे पास पर्याप्त सही कारण नहीं है, तो ये तुम्हारा एडमिट कार्ड रोक देंगे, नहीं देंगे एग्जाम में लोग एडमिट कार्ड। ये लिटरली करते हैं, आपको एग्जाम में लोग एडमिट कार्ड रोक देंगे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता क्या है, क्लासेस 9 AM से 5 PM चलती है, और कोई भी बच्चा ये सब सोच रहा है कि अच्छा हम डीयू में ज्वाइन कर लेंगे, साथ में अपना इधर उधर कुछ तैयारी करते रहेंगे, नहीं, ये सब नहीं कर पाओगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएड एक बहुत ही इंगेजिंग फुल टाइम रेगुलर कोर्स है, रेगुलर क्लास जाना पड़ेगा। अगर तुम नहीं जा रहे हो तो लिटरली तुम्हें फेल करके बाहर कर देंगे। और रोज इनका वर्किंग आवर 9 AM to 5 PM का रहता है, उसमें 1 घंटा आगे पीछे कर लो, मोटी मोटा ये स्टैंडर्ड कन्वेंशन फॉलो होता है। इसके बाद भी कोई डाउट क्वेरी इशू रह जाए, या फिर डीयू बीएड या फिर कोई भी और बीएड एंट्रेंस एग्जाम, या फिर मतलब फ्यूचर में भी कुछ भी तुम टीचर एजुकेशन के फील्ड का एग्जाम दे रहे हो, खुद डेली बाइट्स के टीम में एनवीएस केवीएस वाले एग्जाम क्वालिफाइड फैकल्टीज हम लोग के साथ काम करते हैं, कोई डाउट इशू क्वेरी रहे, आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए। फिर आते हैं हम कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। ध्यान दीजिएगा, कॉमर्स का अलग से मैं कॉलम इसलिए मेंशन कर रखा हूं, कोई बच्चा अगर सिर्फ बीकॉम कर रखा है ना, तो वो डीयू में कॉमर्स पेडागोजी से फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। ध्यान देना मैंने क्या बोला है, कोई सिर्फ बीकॉम कर रखा है ना, या फिर समझ लो साइकोलॉजी में कर रखे हो, सोशियोलॉजी में कर रखे हो, सिर्फ तुम्हारे पास बैचलर डिग्री है ना, तो तुम डीयू से उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, लेट से कॉमर्स से तुम कॉमर्स पेडागोजी से तुम बीएड करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ऐसा नहीं है कि तुम बीएड करने के लिए नहीं एलिजिबल हो, तुम कॉमर्स एज ए सब्जेक्ट से बीएड करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो अब क्वेश्चन उठता है कि सर मैंने बीकॉम कर रखा है तो मैं किससे भरूं? देखो अमूमन होता क्या है कि जो बच्चे बीकॉम वगैरह किए रहते हैं वो लैंग्वेज वैंग्वेज या कुछ चूज कर लेते हैं, कोई और सब्जेक्ट चूज करते हैं जो उन्होंने 200 नंबर 200 मार्क्स का पढ़ रखा हो। कहने का ओवरऑल यहाँ पर सेंस ये है कि जो कॉमर्स का बच्चा सिर्फ ग्रेजुएशन किया होगा, सिर्फ बीकॉम किया होगा, तो वो डीयू में भी नहीं फिल कर सकता है कॉमर्स पेडागोजी के बेसिस पर, और जामिया में भी नहीं फिल कर सकता है। ये भी ध्यान रखना, कोई जामिया का फॉर्म फिल कर रहा है तो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, डेली बाइट्स जामिया में भी ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जो कवर करता है, तो आपको बस बता दे रहा हूँ कि जामिया में भी तुम नहीं भर सकते हो। तो कॉमर्स को मतलब एज अ सब्जेक्ट तुम नहीं चूज कर सकते हो बीएड में, तुम किसी और सब्जेक्ट से कर सकते हो अगर एलिजिबल हो तो। ये ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस से मैंने लिया है, यहाँ पर देखिए लिखा है कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर सोशियोलॉजी साइकोलॉजी और कॉमर्स एज टीचिंग सब्जेक्ट शुड हैव एसेंशियली डन अ मास्टर्स डिग्री। तो कहने का मतलब है कि अगर तुम कॉमर्स सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी को अगर अपना पेडागोजी सब्जेक्ट टीचिंग सब्जेक्ट चूज कर रहे हो, तो ये जरूरी है कि तुमने उसमें पीजी किया हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, तभी तुम अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट विद ओनली अ बीए बीकॉम डिग्री आर नॉट एलिजिबल, नहीं एलिजिबल है सोशियोलॉजी साइकोलॉजी और कॉमर्स के लिए। सिर्फ बैचलर डिग्री है तो नहीं एलिजिबल है। तुम कॉमर्स साइकोलॉजी सोशियोलॉजी को एज अ पेडागोजी तभी चूज करोगे, एज अ टीचिंग सब्जेक्ट तभी चूज करोगे जब तुमने उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो। इसीलिए यहाँ देखोगे तुमको दिख जाएगा साइकोलॉजी पर डबल स्टार लगा हुआ है,
सोशियोलॉजी पर डबल स्टार लगा हुआ है, कॉमर्स पर ट्रिपल स्टार लगा हुआ है। ये क्या है? जब प्रोस्पेक्टस में देखोगे ना तो वहाँ साफ सुथरे शब्दों में लिखा हुआ है कि भैया इन 3 सब्जेक्ट्स में से आपको पीजी होना जरूरी है। अब देखो, अब कोई बीकॉम का बच्चा आ सकता है, स्टुपिडिटी कर दे, कहे कि अरे सर, जैसा मैं शुरुआत में बता रहा था कि अरे हम फॉर्म फिल कर सकते हो, कौन रोक रहा? हाँ भी, तो फॉर्म फिल करने के लिए कौन रोक रहा है? जब कॉलेज की गेट पर जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहां से भगा देंगे। तुम डेली बाइट्स का अच्छा खासा हम लोगों का क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का, पुराने स्टूडेंट्स का वेबिनार मीट वगैरह यूट्यूब पर डायरेक्ट अपलोडेड है। 3-3, 4-4 घंटे के मेरे वीडियोस अपलोड है। तुमको देख के बोरिंग लगेगा, अरे यार आदमी पागल है क्या? बहुत लोग आते कमेंट करते हैं, भाई तुमने पूरा 3 घंटे का वीडियो अपलोड कर दिया। अरे तुम जाओ, तुम्हारी जिंदगी बहुत छोटी है खुद गलती करके सीखने के लिए। और लोगों का तुम गलती देखो क्या किए हुए हैं। वहाँ जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का मीटिंग है, वहाँ देखो, बताएंगे बच्चे की क्या गलती मैंने की है। डेली बाइट्स का जो भी बैच कंक्लूड होता है तो देखो कि 4-4 घंटे का बच्चों के साथ सेशन है। हाँ, क्लासेस पढ़ाने के बाद मैं 4-4 घंटे सेशन करके एक एक बच्चे का फीडबैक लेता हूँ, एकदम रॉ यूट्यूब पर अवेलेबल। तुम जाओ, देखो, उनकी गलतियों को समझो, तुमको समझ में आएगा जो बातें मैं कह रहा हूँ परफेक्टली सही बैठ रही हैं, सेट बैठ रही हैं। तो आप उनको देख कर भी, मतलब औरों की गलती से सीख लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर क्वेश्चन उठता है कि यानी बेनिफिट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन और नेट जेआरएफ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम पीजी के बेसिस पर फॉर्म फिल कर रहे हो तो तुमको डीयू के किसी एग्जाम में कोई बेनिफिट मिलेगा नेट जेआरएफ और में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार। बस बहुत सारे ऐसे लोग होता है जिनका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं आ पाता है, तो वो लोग भाई पीजी कर लेते हैं, तो वो पीजी के बेसिस पर फिल कर सकते हैं। इसका कोई विशेष बेनिफिट नहीं है। कंपटीशन में कोई बेनिफिट नहीं है कि तुमको अलग से कोई सीट अलॉट होगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं है कि पीजी की हो तो प्रायोरिटी दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तुम एलिजिबल हो जाओगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और ध्यान दीजिएगा, कोई बीएससी ऑनर्स, एमएससी बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रो बायोलॉजी वगैरह में पढ़ रखा है तो वो साइंस कैटेगरी के अंदर अपने आप को फॉर्म फिल करेगा। और जो भी बीए एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लोग किए हुए हैं वो लोग सोशल साइंस के अंडर में फिल करेंगे। और कोई भी ऐसा है जिसने मैनेजमेंट, लॉ और एग्रीकल्चर वाले फील्ड में डिग्री ले रखा है तो वो डीयू का बीएड का फॉर्म फिल करने के लिए नॉट एलिजिबल। आई रिपीट, नॉट एलिजिबल है। किसी ने मैनेजमेंट, लॉ और एग्रीकल्चर वाले में डिग्री ले रखा है तो नॉट एलिजिबल हो। एक रिकमेंडेशन रहेगा आपको, अगर आपने एग्रीकल्चर वगैरह से डिग्री ले रखा है, बीएससी एग्रीकल्चर वगैरह में, तो आप जाके यूपी बीएड का फॉर्म फिल करिए, वहां पर एग्रीकल्चर के लिए अलग से सेक्शन होता है, डीयू में नहीं है। फिर आता है कि सर आई कांट अफोर्ड, हाउ शुड आई प्रिपेयर विदाउट डेली बैट्स मेंबरशिप। क्योंकि डेली बैट्स की मेंबरशिप का प्राइस आपको पता होगा, जो परफॉर्मेंस बूस्टर रिसोर्स है वो 2999 होता है। बहुत से कैंडिडेट होता है भाई नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। देखो यार, नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो तो देखो, डेली बैट्स पर ना बेसिक रिसोर्स फ्री प्रोवाइड किया जाता है। सबसे पहले चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, तुम सीयूटी ड्यू बीएड 2024 वाला प्लेलिस्ट देखो। सबसे पहले तुम सिलेबस देखो कि तुमको क्या क्या पढ़ना है। तो अब भाई तुम नहीं प्रिपेयर कर रहे हो, डेली बैट से महंगा पड़ रहा है, तो कहीं से तो प्रिपेयर करोगे ना, अपनी पढ़ाई तो कहीं से करते होगे ना। तो एक एक टॉपिक मैंने लाइन बाय लाइन दिखा दिया है, आप उसको कहीं से सेलेक्ट करके पढ़ लो। लेकिन मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगा, टाइम पास करने के लिए प्लीज यूट्यूब पे मत सर्च करके पढ़ना। नहीं तो यूट्यूब पर ना यार, देखो इस बात को समझो। अब क्या है, पिछले साल बीएड मैथमेटिक्स पेडागोजी सब्जेक्ट चूज करके गिनती के फॉर्म भरने वाले लोग ही बहुत कम थे। अब कॉमर्स से फॉर्म भरने वाले लोग ही कम थे, तो इनके लिए ना सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्लासेस कराने वाले लोग एकदम है ही नहीं, क्योंकि बहुत घाटे का सौदा है। ठीक है, डेली बाइट्स पर हाँ उसकी क्लासेस विशेष रूप से कराई जाती हैं, हम लोग करवाते हैं सभी पेडागोजी के हिसाब से, चाहे सोशल साइंस हो, लैंग्वेज हो, साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, कॉमर्स, पंजाबी, उर्दू, होम साइंस, सभी सब्जेक्ट के हिसाब से सिलेबस वगैरह डिटेल में एक्सप्लेन है, डेली वाइज पर कराया जाता है। तो मान लो तुम नहीं अफोर्ड कर पा रहे, तुम जाके पहले सिलेबस देख लो, लाइन बाय लाइन क्या दिया हुआ है। डेली वाइज का ऐप इंस्टॉल कर लो। कुछ लोग कह रहे थे कि ऐप में सब पीवाईक्यू अवेलेबल नहीं। देखो, कई बार ऐप अपडेट होता है ना, तो उसको ऐप को कई फीचर्स उसमें अपडेट किया जा रहा है, आप ही लोगों के लिए अपडेट किया जा रहा है। तो अगर कोई डाउनलोड कर रहा है, कुछ दिक्कत हो रहा है, तो 1-2 दिन बाद आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी क्लासेस वगैरह हम लोग डेली बाइट्स के ऐप पर नहीं लेते हैं। क्लासेस डेली बाइट्स का 1-to-1 इंटरैक्टिव वे में होता है, व्हाट्सएप हैंडलर से कांटेक्ट करना पड़ता है, बहुत ही थोड़ा पर्सनलाइज्ड गाइडेंस रहता है। तो ऐप में आपको प्री पीवाईक्यू मिल जाएगा। आप ऐप में जाओगे तो आपको सिलेबस वगैरह का आइडिया मिल जाएगा, तो उससे आप देख लोगे क्या पढ़ना है। बाकी टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, इसमें रेगुलर अपडेट मिल जाएगा। और हाँ, डेली बाइट्स के बहुत सारे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वगैरह पर ओपन वेबिनार मीट वगैरह कंडक्ट होता है, तो उसमें सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं, सबके लिए फ्री होता है। तो मान लो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है तो गाइडेंस पूरा आपको फ्री है, कहाँ से पढ़ना है वो आप देख सकते हो, सिलेबस पूरा बता दिया जाएगा, गाइडेंस पूरा मैं बता दूंगा लाइन बाय लाइन कहाँ से कैसे पढ़ना है। बाकी आप देख लीजिए, जैसे आपको बेस्ट सूट करे वैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो। जो हमारे बहुत सारे वेबिनार मीट होते हैं, इन सब का अपडेट भी टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले में देखने के लिए मिलेगा। डेली बाइट्स के एस्पायरिंग टीचर्स के लिए बहुत सारा डेली वगैरह में सेमिनार वगैरह भी होता है, बहुत जल्द अगला सेमिनार भी कंडक्ट होने वाला है, वो भी आपको टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में देखने के लिए मिलेगा। एंड दिल से सीटेड मतलब
ये हमारे प्रीवियस सेमिनार मीट वगैरह का है। तो डेली बैच की क्लासेस भी गूगल मीट पे 1-to-1 इंटरेक्टिव वे में चलती है। तो वेबिनार में भी आप आके डायरेक्टली माइक ऑन करके टीचर स्टूडेंट आपस में बात कर सकते हैं। तो हम लोगों का जो भी वेबिनार मीट होता है ना, फ्री होता है, ओपन होता है, सबके लिए होता है। ठीक है, तो आप टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या नीचे कमेंट में जाओगे, एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का लिंक दे रखा है। जब तुम ज्वाइन करोगे तो उसमें कुछ तुमको दिखाई नहीं देगा, बस जाकर उस व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में जुड़ जाओ। रेगुलर तुमको अपडेट देखने के लिए मिलेगा। जब भी तुम्हारा वेबिनार मीट वगैरह ओपन होगा, फ्री होगा, आप आके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ, हम लोगों का ऐसा ओपन वेबिनार नहीं मीट नहीं होता कि ओपन बुलाया तुमको उठा के कुछ कोर्स भेज दिया, नहीं यार, रेगुलर बेसिस पर होता है। तुमको कंप्लीट गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएगा, उतना आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। व्हाट्सएप का ग्रुप वगैरह दिया, नीचे जाके जुड़ जाइए, तो टाइम टू टाइम आपको देखने के लिए मिलेगा। और अगर थोड़ा बहुत भी अफोर्ड कर पाते हो तो प्रिपरेशन बैचेस वगैरह में आप इंस्टॉलमेंट वगैरह में पे कर सकते हो। अब आता है बहुत सारे कैंडिडेट से क्वेश्चन है, सर हम स्पेशल एजुकेशन से बीएड परस्यू कर रहे हैं, तो हमको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है? देखो, नॉर्मल जो सीयूईटी का बीएड होता है ना, तो देखो वैसे तो तुम पेपर कोड पर मत जाओ। क्या होता है ना, 90% यूनिवर्सिटीज ना एक कॉमन पेपर कोड से एडमिशन लेती हैं, ठीक है। तो 2023 में ना उस पेपर कोड का नाम था COQP03। 2022 में उस पेपर कोड का नाम था PGQP74। तो ये पेपर कोड का नाम ना हर साल चेंज होते रहता है। हो सकता है 2024 में कुछ और हो जाए, लेकिन पेपर कोड से तुमको मतलब नहीं होना चाहिए। तुमको मतलब होना चाहिए सिलेबस क्या है। तो है क्या ना, मेजोरिटी ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, 90% यूनिवर्सिटीज जिस पर्टिकुलर पेपर कोड से एडमिशन लेती हैं, उसी से, जिस पर्टिकुलर कोड से एडमिशन लेती है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी उससे एडमिशन नहीं लेता है, और बीएचयू भी उससे एडमिशन नहीं लेता। दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू वाले अपना सेपरेट कोड बनाए हुए हैं उसी सीयूईटी में। तो बेसिकली है क्या ना, COQP03 जो है, अगर तुम 2023 के बेसिस पर यूट्यूब पे कहीं सर्च करो, डेली बैट्स के ऐप में सर्च करो, तो COQP03 वो जो कॉमन पेपर था, सभी यूनिवर्सिटी जिसे एडमिशन ले रही थी 90%, ठीक है, वो COQP03 है। तो डीयू के बीएड के स्पेशल एजुकेशन में ना, ये COQP03 वाला ही जो है ये सिलेबस फॉलो होता है। COQP03 वाला पेपर स्ट्रक्चर तुम जाके देखोगे तो मतलब कि तुम डीयू बीएड स्पेशल एजुकेशन वाला सिलेबस देख रहे हो। डीयू बीएड स्पेशल एजुकेशन का जो पेपर होता है वो 2023 से COQP03 वाला, ये वाला जो सिलेबस है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर तुम सेव कर लो, तुम जिस भी पेडागोजी से हो। तो मान लो 03 वाले से हो, कॉमर्स, पंजाबी, उर्दू, होम साइंस, स्पेशल एजुकेशन वाले, तो भी तुम्हारे लिए यही वाला सिलेबस लागू होगा। सोशल साइंस, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव कर लीजिए। अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से एक्सप्लेन्ड है। किसी को ये नहीं पता कि बीएड का स्पेशल एजुकेशन क्या होता है, इन शॉर्ट बताएं तो जो भी दिव्यांग छात्र होते हैं उनको पढ़ाने के लिए टीचर्स अलग होते हैं, तो वो स्पेशल एजुकेशन वाला बीएड करते हैं, ठीक है। इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह टोटली एक अलग चीज है। तो जो भी ये वाला भी परस्यू करना चाहते हो जाके देख सकते हैं। तो स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए बेसिकली ये वाला पेपर स्ट्रक्चर फॉलो होता है। बाकी अलग अलग पेडागोजी के स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तुम अपना बेसिक बुनियादी सिलेबस स्ट्रक्चर समझ सकते हो। फिर आता है कि सर हम अपियरिंग कैंडिडेट हैं, हमको इस साल एग्जाम देना है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? हाँ हाँ यार, तुम एलिजिबल हो। अगर 2024 में तुम्हारा रिजल्ट 30 अगस्त 2024 तक आ जाएगा, तो तुम श्योर शॉट एलिजिबल हो। इनफैक्ट सितंबर तक भी तुम्हारा सिलेक्शन अगर हो गया है, तुम कॉलेज पर जाके अंडरटेकिंग दे दो, लिख करके एक पेपर पर दे दो कि अंडरटेकिंग साइन कराते हैं ये लोग बेसिकली, तो तुम दे दोगे तब भी तुम एलिजिबल रहते हो। तो जितने भी अपियरिंग कैंडिडेट हैं जिनका एग्जाम 2024 में होना है, रिजल्ट नहीं आया है, उनका 30 अगस्त 2024 तक रिजल्ट आ जाएगा, समझ लो ये सब एलिजिबल हैं और इनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और क्योंकि अगर देखो, अगर अपियरिंग कैंडिडेट एलिजिबल नहीं रहेगा तो यार तुम्हारा एक साल का गैप नहीं हो जाएगा, फिर ड्रॉप नहीं हो जाएगा। तो कॉमन सेंस यूज करो, सभी अपियरिंग कैंडिडेट एलिजिबल हैं। और जैसे मान लो किसी का सितंबर में आ रहा है, तो वो लोग भी फॉर्म फिल कर दे। सितंबर वालों को भी यूनिवर्सिटी में जाओगे, सिलेक्शन के बाद अंडरटेकिंग दोगे, एकदम हो जाएगा। कोई एज लिमिट, देखो ये जो एक कह लो एक नए स्टूपिड टाइप के लोग आए हैं जिनको हर बात का जवाब गूगल पे ढूंढना होता है। वो जो जाके गूगल पे पूछते हैं व्हाट इज द एज टू डू बीएड, तो गूगल कह देगा 21 ईयर। अभी तो तुम जाके पूछोगे व्हाट इज द राइट एज टू ड्राइव, तो गूगल कह देगा 19 ईयर्स। तो इसका क्या मतलब, तुम 19 साल की उम्र में जो है बाइक चलाने लगोगे। व्हाट इज द राइट एज टू स्विम, तो लिख देगा 15 साल। तो अब उसी में गूगल पे पूछोगे व्हाट इज द राइट एज टू मैरी, कि मैरिज का राइट एज कौन सा, तो बता देगा 24, 25, 20, 22 कुछ बोल देगा। तो इसका क्या मतलब, सब लोग उसी पे शादी कर रहे हैं क्या? तो उसी तरह जब तुम पूछते हो कि बीएड का एज क्या, तो लिख देता है 21, क्योंकि गूगल मान के चल रहा है कि तुम 17 से 18 साल में अपना जो है 12th कंप्लीट करते हो, उसके बाद 3 साल का तुम्हारा ग्रेजुएशन हो गया। तो वो 17 से 18 से मान के चल रहा है कि 20-21 तक तुम ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे, तो 21 बोल दे रहा है। कुछ नए आजकल महान आत्मा है, सर हम 20 साल के हम एलिजिबल। हाँ यार, अगर तुम ग्रेजुएट हो तो एलिजिबल हो। ऑल द पीपल हु आर फुलफिलिंग द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर एलिजिबल। कभी भी ना डिग्री परस्यू करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए ना 99% केसेस में कोई एज क्राइटेरिया नहीं होता। नौकरी करने के लिए एज क्राइटेरिया जरूर है, बीएड करने के लिए नहीं है।
कोई भी डिग्री लेने के लिए एज क्राइटेरिया नहीं होता, अगर अपर एज लिमिट भी तुम देख रहे हो तो कहने का मतलब है कि हो सकता है जॉब के लिए एज क्राइटेरिया हो 30 साल, 35 साल, 40 साल, लेकिन डिग्री पढ़ाई के लिए नहीं होता है। तो कोई लोअर एज लिमिट पर कंफ्यूज हो रहा है, नहीं, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो हो गया, तुमको बात समझ में आ गई ना। वो जो तुम राइट एज गूगल पे सर्च करो 21, वो जायज नहीं है। और जो तुम अपर एज लिमिट पे जिनको कंफ्यूजन हो रहा है, वो तुम्हारा जॉब में है, डिग्री परस्यू करने के लिए नहीं है। मेरी खुद के दिल्ली बैच पे स्टूडेंट रहे हैं 42 ईयर्स ऑफ एज वाले भी जाके बीएड किए हैं, उसके बाद प्राइवेट स्कूल्स में जाके पढ़े। मेरे कई स्टूडेंट ऐसे हैं 36, 39, 34, 42, 44 ईयर्स ऑफ एज के मेरे स्टूडेंट्स भी रहे हैं। तो उसको लेकर आपको निश्चिंत रहना है। फिर आता है कि सर मैंने एसओएल से, इग्नू से, एनसी वेब से अपना डिग्री ले रखा है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? हाँ यार, बिल्कुल एलिजिबल हो। एसओएल, इग्नू, एनसी वेब, कोई भी डिस्टेंस एजुकेशन वाली डिग्री संपूर्ण रूप से मान्य है, एंड ऑल ऑफ देम आर एट पार विद रेगुलर डिग्री। आप 100% एलिजिबल हो, ठीक है, इसमें कुछ डाउट ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या एनसी वेब, एसओएल, इग्नू वगैरह से बीएड होता है? नहीं, एनसी वेब वगैरह से बीएड नहीं होता है। ठीक है, इग्नू से वो डिस्टेंस वाला होता है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह टोटली अलग चीज है, वो टोटली अलग मुद्दा है। लेकिन अगर आपने डिग्री एसओएल से, इग्नू से, एनसी वेब से ले रखी है, निश्चिंत रहिए, एकदम 100% एलिजिबल हो। योर डिग्री इज एट पार विद द रेगुलर डिग्री, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और डीयू में एडमिशन के समय कोई दिक्कत होगा, आना तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, आपके कॉलेज के लेवल पर भी कोई प्रॉब्लम रहेगा तो मैं सॉर्ट आउट करा दूंगा। फिर आता है कि सर फॉर्म कब आएगा? देखो यार, तुम सही जिंदगी में ना सही जवाब ढूंढने से ज्यादा जरूरी होता है कि सही सवाल के लिए परेशान हो। जब फॉर्म आएगा तुमको पता चल जाएगा। बहुत तुम्हें चूल मच रही है कि नहीं फॉर्म कब आएगा कब आएगा, तो जाके डेली बाइट्स पे आप सब्सक्राइब कर लो। जब भी फॉर्म आएगा हम लोग बहुत डिटेल में कवर करते हैं। वी आर द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म टू डू सो। फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर से लेके जब फॉर्म का डेट आउट आएगा सब पता चलेगा। लेकिन मोटी मोटा अभी से पूछोगे तो मान के चलो कि जनवरी एंड और फरवरी में इस साल फॉर्म आने के चांसेस हैं। इस साल हो सकता है कि एग्जाम्स पहले हो जाए 2024 वाले, और एग्जाम का डेट जो है हो सकता है कि मार्च में पड़े। इस साल हो सकता है ऐसा कि एग्जाम मार्च में ही हो जाए और फॉर्म जो है जन एंड फेब में ही फिल हो जाए। इस साल ऐसा हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इस साल हाई प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर आप मतलब बात को समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप सही सवाल पर फोकस करिए। और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सही सवाल ये है कि क्या एग्जाम एक दिन बाद हो रहा है या कि क्या एग्जाम एक महीने बाद हो रहा है। तो क्वेश्चन ये होना चाहिए कि एग्जाम कभी भी हो, क्या तुम क्वालिफाई कर पाओगे? एक दिन बाद है, एक महीने बाद है, 4 महीने बाद है, क्या तुम प्रिपेयर्ड एनफ हो कि क्वालिफाई हो जाएगा? तुम फॉर्म का डेट, एग्जाम का डेट, बस तुम जो है समझ लो शुतुरमुर्ग की तरह सर अपना मट्टी में धसा ले रहे हो कि जो प्रॉब्लम है उसको तुम देख नहीं रहे हो। तुम कोर प्रॉब्लम ये है कि आर यू केपेबल एनफ, आर यू प्रिपेयर्ड एनफ टू क्वालिफाई? एग्जाम एक दिन बाद है, हम कह रहे हैं एक महीने बाद हो, 4 महीने बाद है तो लिख के दे सकते हो क्या क्वालिफाई कर लोगे? 6 महीने बाद है तो क्या तुम लिख के दे सकते हो क्या तुम क्वालिफाई कर लोगे? तुम फॉर्म और एग्जाम डेट से ज्यादा फोकस इस बात पे करो कि जब भी एग्जाम होगा आर यू केपेबल एनफ टू क्वालिफाई। ठीक है, तो मोटी मोटा एग्जाम और फॉर्म का डेट मैंने बता दिया है, और सही जवाब से ज्यादा सही सवाल ढूंढिए कि जब भी एग्जाम होगा आर यू केपेबल एनफ टू क्वालिफाई। तो ये बेसिक और बुनियादी बात मैंने फॉर्म और एग्जाम डेट को लेकर समझा दिया है। डीयू में केवल और केवल 4 कॉलेजेस हैं, कोई प्राइवेट डिस्टेंस से बीएड नहीं होता। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और एमबीसीओई में मेल फीमेल दोनों एडमिशन ले सकते हैं। लेडी इरविन कॉलेज और श्यामा प्रसाद मुखर्जी केवल और केवल गर्ल्स कॉलेज है। तो डीयू में केवल यही 4 कॉलेज हैं, और कोई कॉलेज नहीं है डीयू में जिससे बीएड होता हो। क्या पीजी के बाद बीएड 1 साल का होगा? देखो वो तुम जो एनईपी में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आया उस पर मत जाओ। अगर इन शॉर्ट मेरे से पूछोगे क्या डीयू से बीएड 1 साल में होता है पीजी करने के बाद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, टोटल बकवास सवाल है, डोंट फोकस ऑन दिस। डीयू में अभी नॉर्मल जो है ग्रेजुएशन के बाद जो आप बीएड करोगे 2 इयर्स का होता है। पीजी के बाद वो 1 ईयर वाला जो होता है वो अभी तक डीयू वगैरह से नहीं शुरू हुआ है। बाकी मैं बता दे रहा हूं कि जैसे मान लो आप जैसे मार्केट में जो आप लोग बुक रेफर करते हो, ठीक है, ये देखो मैंने हमेशा बताया कि डीयू के पेपर क्वालिफाई करने के लिए तुमको इंटीग्रेटेड नॉलेज होना चाहिए ढंग का। देख रहे हो 2019 में जो डेली बाइट्स का वीडियो अपलोड किया गया था, उन सब पे जो डेली बाइट्स के उस समय अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रिपेयर किया था कि सब कुछ मिक्स आता है, पेपर स्ट्रक्चर वगैरह, जो बातें मैंने समझाई थी आप ये देख लीजिए। 3 साल 2019 2018 का मैं वीडियो 2018 मैंने अपलोड किया रहा होगा, तब के वीडियोज हैं। ठीक है, जो चीज ओवरऑल है, तो जो बुक्स भी आप रेफर करते हो ना, ये सब बुक से नहीं काम चलेगा तुम्हारा। ठीक है, ये सब बुक से काम नहीं चलेगा। ये सब यार तुम बस ये तो अमेजोन पे सर्च कर दोगे तुमको मिल ही जाएगा बीएड के लिए किताब वो किताब। ये सब से पेपर में नहीं आता है और नहीं काम चलेगा। और एग्जाम सब सीयूईटी एनटीए के थ्रू होता है। पेपर स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, क्वेश्चंस का लेवल चेंज हो गया है, कंपटीशन चेंज हो गया है। एक सिंपल सा पतला सा किताब तुम्हारे
तुमको बीएड एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने में सफिशिएंट होता तो हर बच्चा खरीद लेता 400 रुपए में। तो प्लीज थोड़ा सा लॉजिकल डिसीजन लीजिए। बाकी चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और ये वाला वीडियो लेक्चर आप देख सकते हैं। कोई डेली बाइट से प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है, मॉक टेस्ट नोट्स वोट्स लेना चाहता है, सब कुछ इसमें मेंशन है कि कैसे आप एक्सेस कर सकते हो। परफॉर्मेंस बूस्टर रिसोर्सेज के लिए आप डेली बाइट्स ऐप इंस्टॉल करिए, 2999 का पेमेंट करके संपूर्ण नोट्स, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस वर्कशीट, करंट अफेयर, ये जो भी आपका सब्जेक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट का पेपर दे रहा हो, आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आपको रिसोर्स मटेरियल मिल जाएगा। डेली बाइट्स के सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। डू सब्सक्राइब टू डेली बाइट्स, डू ज्वाइन ऑल द सोशल मीडिया हैंडल। और हाँ, डेली बाइट्स के जो इंस्टाग्राम है इस पर जरूर से जुड़ जाना, रेगुलर अपडेट आपको देखने के लिए मिलेगा। सब्सक्राइब डेली बाइट्स एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी का सिलेक्शन हो, बहुत सारे शुभकामनाएं।